Welcome to our third episode of podcast series which is on cancer. कैंसर शब्द मात्र से हम लोग बौखला जाते हैं. Today we have guest Dr. Sanket Patel. He is an oncosurgeon from SMS Medical College. So welcome to our podcast series, sir. थैंक यू डॉक्टर ध्रुविल। सो थोड़ा सा हमें कैंसर के बारे में बताइएगा कि कैंसर एक शब्द मात्रा से सब लोगों के दिल जहन में डर सा बैठ जाता है. सो गायनिक में ऐसे कौन कौन से कैंसर है कि जिससे डरना चाहिए? बेसिकली गायनेक ऑन्को एक हमारी जो स्पेशलिटी होती है उसमें सबसे ज़्यादा भारत में जो कैंसर होता है वो बच्चेदानी का जो मुख का कैंसर होता है, जो हम उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। दूसरा जो कैंसर होता है वो एंडोमेट्रियल कैंसर, जो बच्चेदानी का जो अंदर की दीवार होती है एंडोमेट्रियम, जो यूट्राइन कैंसर हम बोलते हैं। तीसरा होता है जो योनि मार्ग का, उसे जो हम वल्वल कैंसर बोलते हैं। और चौथा कैंसर होता है अंडाशय का कैंसर, जिसे हम ओवरियन कैंसर बोलते हैं। और लास्ट होता है वजाइनल कैंसर। ये सब कैंसर है जो गायनेक के अंदर आते हैं। उसमें से मोस्ट कॉमन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हमारे भारत की महिलाओं में होता है वो सर्वाइकल कैंसर होता है। हमारे भारत के लेटेस्ट इंसिडेंस के अनुसार सर्वाइकल कैंसर 1 लाख महिलाओं में से 14 महिलाओं में पाया जाता है। और ये वर्ल्ड में फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर पे वर्ल्ड में आता है। इसलिए सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन फीमेल में होने वाला कैंसर सेकंड नंबर का भारत में होता है। ओके. सो वर्ल्ड में फिफ्थ नंबर का कैंसर है, मतलब उसको हमें जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना चाहिए. तो अर्ली डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं और उसका कितना क्रूशियल रोल है? अर्ली डिटेक्शन के लिए पहले तो हमको ये जानना होता है कि ये कैंसर कहाँ से होता है। जैसे सर्वाइकल कैंसर होता है हमारे एचपीवी इन्फेक्शन से। एचपीवी इन्फेक्शन बोलते हैं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो महिलाओं में कॉमनली वजाइना से होता है। और ये हमको रोकने के लिए पहले तो हमको कैसे अर्ली डिटेक्शन से हम सर्वाइवल रेट बढ़ा सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए हम उनका पेप्समियर कर सकते हैं, जो छोटा सा 5 मिनट का ही टेस्ट है और वो ओपीडी बेस पे ही हो जाता है। दूसरा, हम पेप्समियर के साथ एचपीवी टेस्टिंग, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो सर्वाइकल कैंसर के लिए कारणभूत है, वो भी करा सकते हैं। अंडाशय के लिए हम ट्यूमर मार्कर जिसे बोलते हैं CA-125 वो करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का करा सकते हैं। और ट्रांसवाजानल सोनोग्राफी भी करा सकते हैं। इसीलिए अर्ली डिटेक्शन इज बेटर देन क्योर। ओके. एचपीवी जो वैक्सीन है, तो वैक्सीन से कितने परसेंट हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में एज पर, और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो वैक्सीन अवेलेबल है और इंडिया में वैक्सीन अवेलेबल है उसमें क्या डिफरेंस है? WHO के डेटा के अनुसार 90% सर्वाइकल कैंसर जो एचपीवी वायरस से होता है, तो हम उसको वैक्सीनेशन से रोक सकते हैं। एक डेटा के अनुसार वैक्सीनेशन से 90% हम इंसिडेंस कम कर पाते हैं। ये अभी जनवरी का मंथ सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस मंथ माना जाता है। इसीलिए 2025 में WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक लोगो दिया है, मोटो दिया है हम सबको, 90 70 90। उसका ये मतलब है कि 90% पॉपुलेशन में जो गर्ल्स है, एज बिटवीन द 9 to 15, उनको 90% गर्ल्स को वैक्सीनेशन से कवर किया जा सकता है। 17% स्क्रीनिंग, 17% स्क्रीनिंग मतलब 35 ईयर उम्र की महिलाओं को, उनमें से 70% महिलाओं की स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं। और 90% अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो हम अर्ली केस में ही सर्वाइकल कैंसर का 90% फीमेल का अगर इलाज करें, तो हम 2030 तक सर्वाइकल कैंसर का रेट बहुत ही कम लेवल पे ला सकते हैं। और WHO ने एक मोटो रखा है, एक एम रखा है कि हम ये सदी के एंड में, मतलब 2099 तक सर्वाइकल कैंसर को दुनिया से नाबूद कर सके। ये बहुत बड़ी चीज है. बट क्या है कि उसके लिए दर्शक मित्रों, आप लोगों को एज स्पेशली फीमेल्स, गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड. एटलीस्ट पेप्समियर तो कराना चाहिए. और एक मैं बात करना चाहता हूँ बीच में से आपको, कि वैक्सीन हमारे यहाँ इंडिया में इजीली अवेलेबल है। और वैक्सीनेशन का फायदा आपको तभी मिलेगा कि फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले वो वैक्सीन ले। इसीलिए आइडियल एज 9 से 15 ईयर की मानी जाती है। डेफिनेटली. और
ओवेरियन कैंसर जो है सर, वो ओवेरियन कैंसर जैसे 90% लेडीज में बहुत लेट पता चलता है, क्योंकि ओवेरियन कैंसर जिसमें BRCA1 पॉजिटिव है, BRCA1 या 2 दोनों में से जो भी पॉजिटिव है उनको भी ओवेरियन कैंसर होने की संभावनाएं रहती है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? डेफिनेटली हमारे इंडिया में 70 से कैंसर रजिस्ट्री के हिसाब से 70 से 80% फीमेल में ओवरियन कैंसर बहुत ही लेट स्टेज में, माने कि स्टेज 3 या स्टेज 4 में पता चलता है, क्योंकि ओवरियन कैंसर में ज्यादा सिम्टम्स एब्डोमेन के होते हैं और एब्डोमेन के सिम्टम्स हमको ज्यादा पता नहीं चलते, इसीलिए बहुत लेट स्टेज में वो हमको जानने पड़ते हैं। इसीलिए हमारे रिसर्च के हिसाब से अभी जेनेटिक काउंसलिंग में भी ओवरियन कैंसर के लिए BRCA जीन का डिटेक्शन हो जाता है। इसीलिए हम पहले से जिसकी फैमिली हिस्ट्री हो उसको हम जेनेटिक काउंसलिंग करा सकते हैं, तो ओवरियन कैंसर को हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। और अर्ली अर्ली स्टेज में अगर ओवरियन कैंसर हम डिटेक्ट करें तो वही पेशेंट का सर्वाइवल रेट भी बढ़ा सकते हैं और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव कर सकते हैं, और उसका अगर फर्टिलिटी प्रिजर्व भी करना है तो भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इसलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत ही जरूरी है बहुत ओवरियन कैंसर में, बिकॉज अगर ओवरियन कैंसर लेट स्टेज में पता चलता है तो उसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत ही बढ़ जाता है, उसको कीमोथेरेपी लगता है, उसको सर्जरी लगता है और उसकी इम्यूनोथेरेपी भी लग सकती है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन ओवरियन कैंसर में बहुत ही जरूरी है। आपने सर एक शब्द बोला, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। सो जिन लेडीज में कैंसर है और शादी का कुछ साल हुआ है या शादी हुई है या नहीं हुई है, तो उन लोगों में अगर फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी है तो फिर क्या वो कर सकती है? इधर दे कैन दे प्रिजर्व देयर एग्स थ्रू IVF, और तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो यस लोग? डॉक्टर ध्रुविल, आपने बहुत ही सच बात बताई है। फर्टिलिटी रिजर्वेशन एक ओवरियन कैंसर में और एंडोमेट्रियम कैंसर में बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ओवरियन कैंसर अभी पहले जैसा नहीं रहा, वो अभी अर्ली स्टेज में 30-40 की एज में भी होने लगा है। एंडोमेट्रियम कैंसर जो जेनेटिक सिंड्रोम है, क्लीन सिंड्रोम, उसमें भी जल्दी से होने लगा है। तो हमको इस पेशेंट को 30 के बिलो है या शादी अभी जल्द नहीं हुई है और शादी हुई हो बच्चा नहीं हुआ है, तो उसमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन हम अर्ली स्टेज में ही कर सकते हैं। अगर लेट स्टेज में पेशेंट आया हमारे पास तो हम उसमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए हमारे पास IVF के ऑप्शन है, उसके हम यस। एग को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन ओवरियन टिश्यू का कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को कीमो लगने वाली है, अगर कीमो में ओवरियन सेपरेशन होता है, तो उस इंसिडेंस में हम हार्मोनल थेरापी देके पेशेंट का जो बीमारी है उसे रोक सकते हैं और उसके बाद उसकी कीमो चालू कर सकते हैं। तो उस दरम्यान हम IVF की प्रोसेस करके उसके एग को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसलिए अभी अभी के समय में IVF इस पेशेंटों में पॉसिबल है। जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं, मिनिमली मतलब लेप्रोस्कोपी से करते हैं और या फिर रोबोटिक से करते हैं, तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, कैंसर में इसकी सर्जरी से क्या क्या बेनिफिट्स लोगों को होता है? बेसिकली मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी सर्वाइकल कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए ज़रूरी होती है, बिकॉज इसमें थोड़ा प्रिसीजन हमको चाहिए। बट हमारे लेटेस्ट डेटा के अनुसार सर्वाइकल कैंसर में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी अभी लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो रिसेंट डेटा आया है उसमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में लोकल रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा हो से। इसीलिए रोबोटिक सर्जरी एंडोमेट्रियम और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सी एंडोमेट्रियम के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसमें आप एंडोमेट्रियम का पूरा कैंसर के साथ हमको पेल्विक लिम्फ नोड्स के जो हृदय से जो नली निकलती है जो पैर में जाती है उसके आजू बाजू में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसको निकालना होता है। तो हम बहुत ही प्रिसीजन के साथ पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन कर सकते हैं। हृदय से आने वाली नली जिसको हम IVC, इंफीरियर वीना कावा और एओर्टा बोलते हैं, जो धमनी शिरा होती है बड़ी, उसके आजू बाजू के लिम्फ नोड्स भी रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपी सर्जरी से कर सकते हैं। इसीलिए पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन रेट भी घटता है, रिकवरी भी फास्ट होती है, और पेशेंट का रिकवरी फास्ट होता है, उनको कॉम्प्लिकेशन की कम होने की वजह से वो डे टू डे लाइफ में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसीलिए सर्वाइकल कैंसर और एंडोमेट्रियम कैंसर में मिनिमल इन्वेजिव का रोल बहुत ही अच्छा है। ओके। अभी कभी भी पेशेंट आए तो उसकी सर्जरी होती है, उसके बाद में उसको कीमो लगती है या फिर इम्यूनोथेरापी लगती है, तो ये सब चीजों में क्या एडवांसमेंट हुआ है? अभी एडवांसमेंट में सबसे ज्यादा एडवांसमेंट गायनेक ऑन्कोलॉजी में ओवरियन कैंसर में हुआ है। ओवरियन कैंसर हमारे इंडिया की फीमेल में स्टेज 3 में मालूम होता है। स्टेज 3 मतलब कि
ओवरी का ट्यूमर के साथ पेट के अंदर की जो चर्बी होती है उसके पटल में भी फैला हुआ होता है, पेट में पानी भरा हुआ, उसको हम एसाइटिस बोलते हैं, उसके साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको स्टेज 3 बोलते हैं। तो इस पेशेंट में हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं, 2 या 3 साइकिल कीमोथेरेपी के बाद उसका फिर से स्कैन कराते हैं। अगर स्कैन में उसका बीमारी कम होती है तो उसके बाद हम सर्जरी करते हैं, हम उसको साइटोरिडक्टिव सर्जरी कहते हैं। साइटोरिडक्टिव सर्जरी में जो हम बायोप्सी निकालते हैं उसके हिसाब से फिर आगे की कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी कैसे लगेगी वो डिसाइड होता है। और इसके अलावा एक एडवांसमेंट हुआ है हाईपेक नाम की एक पद्धति, जो बहुत ही एडवांस पद्धति है। उसमें जो बहुत ही बड़े सर्जन शुगर बेकर करके थे, उन्होंने इन्वेंट किया था। हाईपेक में हम ओवरियन मैलिग्नेंसी पेरिटोनियल डिजीज के अंदर आता है। तो पेरिटोनियल डिजीज मतलब कि ओवरी के साथ पूरा हमारे एब्डोमेन के अंदर जो पटल होता है उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। तो साइटोरिडक्टिव सर्जरी में हम ओवरी के साथ पूरा एब्डोमेन का पेरिटोनियम निकालते हैं, उसके बाद हम एब्डोमेन में कीमोथेरेपी डालते हैं। तो उसको उसका एक मशीन आता है हाईपेक करके, उसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। तो जो भी छोटे जीवाणु जो कैंसर के छूट जाते हैं सर्जरी के बाद, वो उस हाईपेक थेरेपी से मर जाते हैं। तो इससे हमारे पेशेंट की सर्वाइवल भी बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ भी लाइफ बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं कि स्टेज 3 में भी ओवरियन कैंसर क्योरेबल है और लॉन्ग ड्यूरेशन पेशेंट जी सकता है। और इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी में पेम्ब्रोलिजुमैब भी आया है, बिवासिजुमैब भी आया है। और ब्राका पॉजिटिव बीआरसीए पॉजिटिव पेशेंट होता है, उनमें हम ओलापेरिब करके इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं। इसको इसकी वजह से पेशेंट की सर्वाइवल भी बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है, और प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल जिसे बोलते हैं कि पेशेंट कितने समय तक डिसीज का प्रोग्रेशन रुक सकता है। इसलिए ये सब थेरापी से पेशेंट का आयुष्य बहुत ही हम बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई सर आपने। ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है और एडवांसमेंट जो हुआ है ट्रीटमेंट में, वो कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी है और उससे कैंसर बहुत कुछ हद तक हम ट्रीट कर सकते हैं। सो मेरी दर्शक मित्रों आपसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ गो टू योर नियर बाय कैंसर सेंटर एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड, और जो भी डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं वो पूरी थेरापी को समझो और उससे ट्रीटमेंट कंप्लीट कीजिए, तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलता है ना। बहुत सारी सर कैंसर ऐसे होते हैं वो जेनेटिक डिपेंडेंसी जिसके ऊपर होती है, जैसे कि हम BRCA1 होते हैं तो मासी को हुआ है, उनकी डॉटर को होता है, या फिर उनकी बहन को होता है, मतलब मम्मी को होता है। तो ये सब चीजें जेनेटिक इफेक्ट होता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने डॉक्टर ध्रुवी। अभी अभी के ज़माने में ओवरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों ब्राका रिलेटेड कैंसर है। तो हम ऐसे पेशेंट के जो कम उम्र में हुआ है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर अभी 30 या 40 साल से कम उम्र की फीमेल में होता है, तो ऐसे पेशेंट को हम ब्राका टेस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसे पेशेंट में अगर ब्राका पॉजिटिव आया तो उस पेशेंट का हम ओवरी निकाल के हमका उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसलिए जेनेटिक काउंसलिंग अभी मस्ट हो गया है ब्रेस्ट और ओवरियन कार्सिनोमा में। ये जेनेटिक काउंसलिंग से हमको ब्राका की पॉजिटिविटी पता चलती है, उसके हिसाब से हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और जो भविष्य में होगा उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए आपको जेनेटिक काउंसलर के पास जाना चाहिए। हर कैंसर सेंटर में जेनेटिक काउंसल होते ही है, तो आपको जेनेटिक काउंसिल को मिलना चाहिए। जिस फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री रिलेटिव को जेनेटिक काउंसलिंग कराना चाहिए। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब कि महिला के मम्मी पापा, उसकी सिस्टर, उसके ब्रदर, उनको। सेकंड डिग्री मतलब कि उसके कजिन, उसके मामा मामी, अंकल आंटी, उनको जेनेटिक काउंसलिंग लोग अफोर्ड करते हैं। इसलिए जेनेटिक काउंसिल अभी कंप्रहेंसिव कैंसर केयर का एक हिस्सा बन चुका है। डेफिनेटली। और अ, अगर कुछ जेनेटिकली आता है और उनकी रिप्रोडक्टिव पूरा मतलब खत्म हो चुका है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? जैसे कि बहुत बड़ा किस्सा है, एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है, हॉलीवुड एक्ट्रेस, शी हैज अंडरगॉन मैस्टेक्टोमी। तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके पीछे आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल हमको ये जेनेटिक काउंसिल में सब समझाते हैं कि अगर जेनेटिक काउंसिलर पहले आपको समझाता है, उनका जो फैमिली हिस्ट्री लेता है, फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से उसका पेडिग्री चार्ट बनता है पेशेंट का। अगर पेडिग्री चार्ट में पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको जेनेटिक काउंसिल के जो टेस्ट होते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के वो कराने चाहिए, तो वो कराते हैं।
जेनेटिक टेस्टिंग ओनली ब्लड सैंपल से ही होता है, आपको कोई भी बायोप्सी या कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो ब्लड सिंपल एक ब्लड टेस्ट से आपका जेनेटिक टेस्टिंग हो जाता है। अगर वो पेशेंट को कोई रोग नहीं है, ब्लड कोई भी कैंसर नहीं है, अगर वो उसका ब्राका पॉजिटिव आया, तो ब्राका 1 और ब्राका 2 में ब्रेस्ट कैंसर और ओवरियन कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अगर पेशेंट 30 या 40 ईयर का है, तो उसको हम क्लोज ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, 6-6 महीने पे मेमोग्राफी करा सकते हैं, सोनोग्राफी करा सकते हैं। अगर पेशेंट का फैमिली कंप्लीट है, तो उसका हम ओवरियन मतलब ओफोरेक्टोमी दोनों ओवरी निकाल सकते हैं, तो हम उसका ओवरियन कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर पेशेंट चाहता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, उसके 2 मौसी या 2 आंटी को हुआ है, 2 बहनों को हुआ है, और मेरे को ब्रेस्ट कैंसर से बचना है, और वो ब्राका पॉजिटिव आया है, तो उसको प्रोफाइलेक्टिक मास्टेक्टोमी आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब अभी के ज़माने में जिस पेशेंट को ब्राका पॉजिटिव आता है, तो एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को दूसरा ब्रेस्ट निकालने के लिए कैंसर सर्जन उसको बताता है कि आपके दूसरे ब्रेस्ट में भी कैंसर होने के चांसेस 60 से 70% और ओवेरियन कैंसर के चांसेस भी 40 to 50% होता है। इसलिए आपको दूसरे या तीसरे कैंसर से बचना है, तो एक ही सिटिंग में आप एक ब्रेस्ट कैंसर के साथ दूसरा जो ना हो, ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर की भी सारवार कर सकते हैं। इसीलिए जेनेटिक काउंसलिंग के साथ जेनेटिक टेस्टिंग का भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान और रोल अभी कैंसर सर्जरी में और कैंसर ऑन्कोलॉजी में हो गया है। डेफिनेटली आई थिंक वो एक्ट्रेस का नाम है एंजेलिना जॉली। यस यस। ओके, शी हैज अंडरगोन मैस्टेक्टोमी। उसकी मॉम आई थिंक बीआरसीए पॉजिटिव थी और BRCA उस पॉजिटिव, और एंजेलिना जॉली he should be also be BRCA positive, so ओके he undergone bilateral mastectomy with implant. ओके। सो कैंसर होता है तो मैंने जैसे बताया कि पूरा फैमिली बौखला जाता है, हाँ इसको कैंसर हो गया, अभी क्या करेंगे ये वो। तो उसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या आपकी राय है? साइको ऑन्कोलॉजिस्ट हर कैंसर सेंटर में हम अपॉइंटमेंट करते हैं, बिकॉज साइको ऑन्कोलॉजिस्ट मरीज की भावना को समझता है। बिकॉज कैंसर का अगर शब्द पेशेंट को मालूम होता है कि मुझे कैंसर हुआ है, तो पेशेंट उसकी मनोदशा बहुत ही खराब हो जाती है, उसके अंदर से साथ टूट जाता टूट है जाते हैं, पेशेंट। और उसके फैमिली भी टूट जाते हैं, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट अभी के ज़माने में बहुत ही महंगी हो गई है। इसलिए पेशेंट के और उसके रिलेटिव को यही सोचना पड़ता है कि हम इतने पैसे और कहाँ से लाएंगे। पर ऐसा नहीं है, अभी सभी सेटअप में सब ट्रीटमेंट अब अफोर्डेबल रेट पे सब मिलता है। सरकार की योजनाओं में भी अब सब अफोर्डेबल हो जाता है, इसीलिए ऐसा नहीं होता कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और साइको ऑन्कोलॉजिस्ट जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो पेशेंट की डायग्नोसिस को कॉप अप करने के लिए और उसके पूरा ट्रीटमेंट ड्यूरेशन को उसको हिम्मत देने के लिए साइको ऑन्कोलॉजिस्ट की हिम्मत बहुत ही ज़रूरी होती है। इसीलिए पेशेंट उसके साथ कोप अप कर सकता है, डायग्नोसिस के साथ, ट्रीटमेंट के साथ। और बिकॉज कैंसर का ट्रीटमेंट 1 या 2 दिन का नहीं होता है, नहीं होता है कैंसर पूरा। का ट्रीटमेंट 6 या 8 महीने चलता है। उसकी मेंटल की दशा जानने के लिए, ये सब मजबूत करने के लिए साइको ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। डेफिनेटली। और 6-8 महीने जब जब ट्रीटमेंट चलती है तो उतने टाइम तक हॉस्पिटल आना, कीमो लेना, ये करना, हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए एडमिट होना, इकोनॉमिकली पेशेंट ड्रेन हो जाते हैं, तो फैमिली में एक बर्डन सा बैठ जाता है। तो उसके लिए फैमिली को भी ये समझना चाहिए, जो भी फैमिली मेंबर्स है सबको समझना चाहिए कि इट इज क्योरेबल, हमें ये रास्ता डॉक्टर ने दिखा है, वो रास्ते पे चलना है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। जब भी कैंसर किसी को डिटेक्ट किया जाता है तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चलता है कि पेशेंट रेडियोलॉजिस्ट के पास जाता है, सबसे पहले गायनिकोलॉजिस्ट को पता चलता है कि ऐसे ऐसे है, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाता है, फिर उनको ऑन्को फिजिशियन के पास में भेजता है, ऑन्को फिजिशियन ऑन्को सर्जन को बताने के लिए बोलता है। तो ये पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चलता है। तो इसका क्या क्रूशियल रोल है? मल्टी डिसिप्लिनरी इज अ कॉम्प्रहेंसिव कैंसर केयर, जो अभी के जमाने का रोल मॉडल बन गया है कैंसर ट्रीटमेंट में। मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट यही होता है कि कॉम्प्रहेंसिव कैंसर केयर हम पेशेंट को दे पाए, क्योंकि बिकॉज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इज नॉट इनफ टू क्योर द पेशेंट। बिकॉज तीनों का जॉइंट वेंचर होता है इसमें ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करने के लिए। क्योंकि कोई भी मरीज, जैसे कि ओवरियन कैंसर का मरीज हमारे पास आया सर्जन के पास, सच में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट देखता है, उसका स्टेजिंग करता है, स्कैन कराता है, CA 125 कराता है।
तो उसके हिसाब से लगता है कि स्टेज 3 का इसको ओवेरियन कैंसर है। तो ओवेरियन कैंसर है तो मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड, हम उसको ट्यूमर बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, जो बैठती है। तो ट्यूमर बोर्ड मीटिंग में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होता है। उसके साथ साथ हम पैथोलॉजिस्ट को भी इंक्लूड करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट को भी इंक्लूड करते हैं, और साइको ऑन्कोलॉजिस्ट को भी इंक्लूड करते हैं, और जेनेटिक काउंसलर को भी हाउ इंक्लूड टू करते हैं, काउंसिल द हाउ टू पेशेंट। काउंसिल पेशेंट। तो पूरे मीटिंग में पूरे पेशेंट का केस पेपर आता है, उसमें केस पेपर सब स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से कैसी फिटनेस है, उसका कैसा परफॉर्मेंस स्टेटस है, उसके हिसाब से पूरा ट्रीटमेंट प्लान, 6 से 8 महीने का पूरा ट्रीटमेंट प्लान उस ट्यूमर बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है कि पहले पेशेंट को 3 या 4 कीमोथेरेपी लगेगी, उसके बाद स्कैन होगा, उसके बाद सर्जरी होगी, उसके बाद उसका फिर से कीमो हो लगेगा, और उसके फिर से उसको रेडिएशन लगेगा। तो पूरा ट्रीटमेंट प्लान उसका वही ट्यूमर बोर्ड मीटिंग में हो जाता है। और ट्यूमर बोर्ड मीटिंग से और मल्टीपल डिसिप्लिनरी केयर, और उसको बोलते हैं कंप्रेहेंसिव कैंसर केयर की वजह से हम पेशेंट का सर्वाइवल भी बढ़ा सकते हैं, और पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ा सकते हैं, और मल्टीपल डॉक्टर से मिलके पेशेंट को भी थोड़ा एहसास होता है कि बहुत हमारी पीछे टीम लगी हुई है, तो पेशेंट को भी अंदर से ऐसा लगता है कि मैं अब सही हो जाऊंगा। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब मेरे सही होने के चांसेस बहुत ही चांसेस बहुत ज्यादा है, है। और एक पॉजिटिविटी पॉजिटिव, जब डेवलप होती है तो ऑटोमेटिकली या क्योर होना शुरू और होता है। इस मीटिंग में हम पेशेंट को भी बुलाते हैं, पेशेंट के रिलेटिव को भी बुलाते हैं कि ये ऑप्शन है आपके पास, और ये ऑप्शन मीटिंग में सही हुए, तो यही आपको सिलेक्ट करने चाहिए। डेफिनेटली सर, आपने बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें की। गाइज, ये कैंसर मतलब कैंसल नहीं होता, उससे फाइट करना पड़ता है। सो अगर आप पहले, सीधा कैंसर पता नहीं चलता है, जो डायरेक्ट कैंसर पता चलता है वो जैसे सर ने बताया 3 या 4 स्टेज में होता है। सो स्क्रीनिंग उसके पहले आता है। सो जैसे हम फॉरेन में एक सिस्टम है कि डेंटल चेकअप होती है, रूटीन बॉडी चेकअप होती है। तो रूटीन बॉडी चेकअप में सर्वाइकल चेकअप, सोनोग्राफी के थ्रू हमें पता चलता है कि अंदर का एंडोमेट्रियम कैसे है। तो रूटीन स्क्रीनिंग एवरी ईयर और ट्वाइस अ ईयर आफ्टर 30 और 40 years, इट इज वेरी क्रूशियल। सो गेट योर सेल्फ स्क्रीन्ड आफ्टर 30 years, है ना। और उससे हमें बेसिक पता चलेगा, कुछ कुछ बेसिक पेप टेस्ट जैसे है। तो एवरी एक बार पेप टेस्ट कराने से कुछ खत्म, सब खत्म नहीं होता। जैसे कहीं पे कैंप आया और हमने पेप टेस्ट कराया और सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। एवरी 1 or 2 year यू शुड गेट योर सेल्फ स्क्रीन्ड। और इससे हमें पता चलता है कि भाई मुझे ये होने की संभावनाएं है या नहीं है। तो ये करना चाहिए, इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। सो थैंक यू डॉक्टर संकेत सर फॉर ज्वाइनिंग अवर पॉडकास्ट सीरीज। हमारे दर्शक मित्रों को बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज और बहुत क्रूशियल पॉइंट्स बताने के लिए। मैं एक आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ कि स्क्रीनिंग का मॉड्यूल कैसा होना चाहिए पेशेंट में। डेफिनेटली, तो हाँ। जो 40 साल की महिला है, 40 साल से ज्यादा, उन महिलाओं को हर साल एक मेमोग्राफी टेस्ट कराना चाहिए, उसको स्क्रीनिंग मेमोग्राम बोलते हैं। तो अपने नजदीक के कैंसर सेंटर या कोई भी रेडियोलॉजी सेंटर पे जाके एक मेमोग्राफी करा लो, तो उसमें पता चल जाएगा, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। अगर पेशेंट की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो उसको 35 या 30 साल से ही शुरू कर देना है मेमोग्राफी कराना। और आप क्लिनिकली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हो हर 6 6 महीने पे, सेल्फ क्लिनिकली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको। हम ऐसे करके क्लॉकवाइज पोजीशन में पल्पेट करके उसको हम कर सकते हैं। तो पहले शुरू ये लेफ्ट ब्रेस्ट से तो 6 o'clock से शुरू करके हम पूरा ब्रेस्ट को क्लॉकवाइज पल्पेट करके मालूम कर सकते हैं कि मेरी ब्रेस्ट में कोई गठन है कि नहीं। ये आप हर 6 साल या 6 महीने या 3 महीने के अंतर पे कर सकते हैं, और हर साल एक मेमोग्राफी करानी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर के लिए आपको हर 2 साल पे एक पेप टेस्ट, 40 साल के बाद और 55 साल के बाद हर हर महीने हर साल एक बार आपको पेप टेस्ट कराना है। और ओवरी के लिए आपको CA 125 हर 2 या 3 साल पे, और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का हर 2 या 3 साल पे कराना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए इससे आपका प्रिवेंशन भी होगा, और अगर कुछ होगा तो अर्ली डिटेक्शन भी हो पाएगा। तो आपका अर्ली डिटेक्शन से सर्वाइवल रेट भी बढ़ेगा, और आपके बहुत ही अच्छे होने के चांस 99% से 100% तक हो जाते हैं। और कैंसर में एक बार आपकी ट्रीटमेंट खत्म हो गई तो ऐसा मत समझो कि सब खत्म हो गया। कैंसर में फॉलोअप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो क्या होता है कि कैंसर ट्रीटमेंट में डॉक्टर और मरीज का जन्मजात, जब तक पेशेंट का जिए तभी उसको, तब तक उसको पेशेंट को फॉलोअप में दिखाना है कोई तकलीफ है कि नहीं है। हर 6 महीने पे, 3 महीने पे, 1 साल पे जब भी डॉक्टर बुलाए उसको दिखाने जाना है। पहला 2 या 3 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिकरेंस फिर से होने के लिए, इसीलिए आपको फ्रीक्वेंटली ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद डॉक्टर को आपको दिखाने के लिए फॉलोअप में कुछ तकलीफ जाता हो या रहना ना हो चाहिए। आपको जाना चाहिए। थैंक यू। सो ये भी स्क्रीनिंग इज इम्पोर्टेंट, ये सर ने बताया। कब कब स्क्रीनिंग करना चाहिए ये बताया। आफ्टर सर्जरी फॉलोअप बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वंस अगेन गेट योर सेल्फ स्क्रीन्ड। और अगर कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो यू कैन कंसल्ट अस। मैं हमारा हॉस्पिटल का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो यहाँ पे। कैंसर के लिए भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक अवर वीडियो, शेयर, ताकि बहुत लोगों के पास में ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। एंड डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते।